गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इंग्लैंड में संसदीय सुधार कैसे संभव हो पाया। यह टॉपिक्स मेंस कमिटेड होगा और साथ ही साथ जब इसमें तथ्यों का समाहन होगा तो स्वाभाविक है अन्य प्रतियोगिता परीक्षा एवं इंटरव्यू में भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। मित्रों, ये टॉपिक अगर यूँ पढ़ें तो बहुत ही कठिन महसूस होता है, लेकिन आज बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक लॉजिकल वे में पढ़ेंगे ताकि ये जो है बहुत दिनों तक याद भी रहे। तो चलिए, इंग्लैंड में संसदीय सुधार जो अपने आप में एक अनोखा था, बिना हिंसा का ही इतना बड़ा सुधार संभव हो पाया, उसकी प्रक्रिया क्या था हम देखेंगे आज। और कैसे देखेंगे तो चलिए यहाँ से पहले हम लॉजिक प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन इतिहास अगर हम यूरोप के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहाँ से यदि हम देखेंगे कि इंग्लैंड में जो वंशावली प्रारंभ हुआ था, मुख्य रूप से या प्रमुख वंशावली, तो हमें अगर ट्यूडर से अगर प्रारंभ करें तो ट्यूडर काल के बाद स्टुअर्ट काल आता है और स्टुअर्ट काल के बाद हनोवर वंश आता है और अंत में जो है विंडसर वंश आता है। तो मित्रों, ये 4 वंश है, इसमें हम 3 राजवंश का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तो 3 पॉइंट तो यहीं से निकल के आपको आ गया। एक तो ट्यूडर वंश से पॉइंट आएगा, स्टुअर्ट वंश से आएगा और तीसरा जो है हनोवर वंश से आएगा। कैसे ये तीनों राजवंश ने संसदीय प्रणाली और संसद को मजबूत किया, जाने अनजाने में उसको हम लोग बहुत आसान भाषा में सीखेंगे और बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ट्यूडर वंश जो था ये 1485 से लेकर के 1603 ईस्वी तक शासन किया था ट्यूडर वंश इंग्लैंड में। ठीक है मित्रों, तो याद रखेंगे ट्यूडर वंश। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यदि हम इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो हमको याद रखना है कि ट्यूडर वंश में क्या हुआ ये याद रखना है। तो ट्यूडर वंश में सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार हुआ। किसमें? संसदीय प्रणाली में सुधार हुआ। कैसे हुआ इसको देखेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम लोग पॉइंट में किए हैं, बुलेट पॉइंट लिखे हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। हम हेनरी VIII को लिखे हैं। हेनरी VIII ट्यूडर वंश का एक महान शासक था और यह जो है हेनरी VIII कतिपय कारणों के कारण अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। ठीक है मित्रों, इसके विशेष में जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए इतना जानिए कि हेनरी VIII जो है तलाक देना चाहता था। जबकि कैथोलिक चर्च जो होता है, ईसाई धर्म में आप लोग जानते हैं 2 मुख्य धर्म होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उसके बाद भी कई सेक्ट आए इसमें, तो अभी हम कैथोलिक की बात कर रहे हैं। हेनरी VIII चाहता है कि अपनी पत्नी को डाइवोर्स दें, लेकिन कैथोलिक चर्च जो है इसको परमिशन नहीं देता है। लेकिन हेनरी VIII एक जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो रुक नहीं सकता था। तो ऐसे में उन्होंने एक काम किया कि एक नए धर्म का आगाज किया जिसका नाम था एंग्लिकन धर्म। क्या नाम था? एंग्लिकन धर्म नाम था उसका। और इसके जो चर्च थे, इस धर्म के जो चर्च थे, एंग्लिकन धर्म के जो चर्च थे, उसका हेड ये खुद अपने आप को घोषित कर लिया। तो स्वाभाविक बात था, जब एंग्लिकन धर्म के चर्च का हेड खुद अगर हेनरी VIII हो जाएगा तो उसको कोई विरोध नहीं करेगा। वो जो भी चाहेगा वो अपने हिसाब से नियम को इंटरप्रेट करेगा। उसको डाइवोर्स देना था और वो डाइवोर्स दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, हेनरी VIII से समझना आपको। हेनरी VIII डाइवोर्स देना चाहता था, कैथोलिक चर्च ऐसा नहीं चाहता था। तब उन्होंने एंग्लिकन धर्म अपनाया और अपने को हेड घोषित किया। इसका विरोध पूरे यूरोपीय देश में हुआ। यूरोपीय देश में इसलिए विरोध हुआ, उस समय कैथोलिक चर्च का बोलबाला यूरोप के प्रत्येक देश में था। और अब ऐसा लगने लगा कि यूरोप के अन्य देश, यानी इंग्लैंड के अलावा जो अन्य देश यूरोप में थे, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली इत्यादि, वो देश ऐसा लगने लगा कि अब इंग्लैंड पर जो है आक्रमण कर देगा। क्यों? क्योंकि हेनरी VIII जो है एक सेक्ट से ऊपर उठ करके अपने आप को अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करने की कोशिश किया था और कई लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं वो हर्ट किया था। और एक प्रकार से इन्होंने पोप को भी चुनौती दिया था, कैथोलिक पोप को, और कैथोलिक पोप को हर जगह पूजा होती थी। तो ऐसे में
लगने लगा कि यूरोप के अन्य देश जो है इंग्लैंड पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। तो स्वाभाविक सा बात था कि इंग्लैंड में जो संसद था, पहले जो बिल्कुल राजा के अधीन था, अब तो राजा यही चाहेगा कि संसद जो है वो उसको समर्थन करे किसी भी काम में, क्योंकि और उसको कोई साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड से खफा हो गया था। वो आक्रमण करे तो उससे बचने के लिए अगर हेनरी VIII को कुछ करना होता तो संसद का साथ लेना पड़ता। इसीलिए इन्होंने संसद का सहयोग अब इसके लिए अनिवार्य हो गया। तो स्वाभाविक बात है, किसी चीज़ में का अगर अनिवार्य हो जाएगा कोई भी चीज़, इसका मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो संसद का एक प्रकार से महत्व यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। तो आप देखिए किस प्रकार से तथ्य है। सिर्फ हेनरी VIII को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों संसद का जरूरत पड़ने लगा। पहले जो संसद था वो राजा का बिल्कुल अधीन होता था, कठपुतली था, लेकिन अब खुद राजा को जरूरत पड़ा संसद से, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उभर कर आई। और साथ ही इसका दूसरा जो राजा हुआ, आगे चल करके राजा जो हुई एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एक एक्ट को पारित किया, इनक्लोजर एक्ट, जिसको कहा जाता है लीगल प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि इस प्रकार का जो एक्ट था ये ऐसा नहीं है कि यहाँ ही शुरू हुआ, इनक्लोजर प्रथा जो है बहुत पुराना भी था, लेकिन एलिजाबेथ प्रथम ने इस एक्ट को पास करवा करके इसकी प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर दिया। इनक्लोजर एक्ट क्या था? ये लैंड से संबंधित कानून था, और एक प्रकार से कहें तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े जिम्मेदारी और जो भूखंड जो है इकट्ठा करने की कोशिश किया गया। तो ये प्रक्रिया जब तेज हुआ तो यहाँ से भी क्या हुआ, संसद को ताकत मिलना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से हम यहाँ ट्यूडर काल में हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि सुधार का आगाज होता है और बड़े पैमाने पर संसद में कोई बदलाव नहीं आता है, संसद की शक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो दो मुख्य चीज़ याद रखना है, एक तो हेनरी VIII का डाइवोर्स का प्रश्न ट्यूडर काल में, और दूसरा एलिजाबेथ का इनक्लोजर एक्ट याद रखना है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए ट्यूडर काल में क्या हुआ था। आगे जब स्टुअर्ट काल आया, इसके बाद ही 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट काल प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता साबित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि राजा भले एक जमाने में निरंकुश हुआ करता था, राजा की शक्ति असीम था, लेकिन स्टुअर्ट काल आते आते संसद सर्वोच्च हो गया। कैसे हुआ वो देखना है। तो देखिए, अक्सर आदतन चूंकि राजा निरंकुश होता था तो अपना विशेषाधिकार का प्रयोग अक्सर वो करते रहता था, जबकि संसद का काम था कि विशेषाधिकार का नियंत्रण करना। तो स्वाभाविक बात था कि संसद और राजा में संघर्ष होता। ये संघर्ष हुआ भी। ये विशेषाधिकार का यूज करता था, जबकि संसद उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता था। तो दोनों को बीच में संघर्ष लगातार निरंतर चल रहा था। और इसी वजह से वहाँ पे 1642 ईस्वी से 1649 ईस्वी में के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1642 से 1649 के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया और उस समय वहाँ का राजा चार्ल्स प्रथम था और चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार से अब जो है संसद जो है राजा पर प्रभावी होने लगा और एक प्रकार से यूं कहें तो संसद की शक्ति और बढ़ने लगा। ठीक है। इसी के काल में यानी स्टुअर्ट काल के आगे हम लोग जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि जेम्स द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठता है 80 के दशक में, यानी 1680 के दशक में। और उसके समय में 1688 में आप लोग जानते होंगे एक शानदार क्रांति हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति। और उस क्रांति में चार्ल्स द्वितीय देश को छोड़कर भाग गया और क्या हुआ, वहाँ विलियम और मेरी को इंग्लैंड का संयुक्त राज्यारोहण किया गया, यानी राजा बनाया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजा की शक्ति कम हो रहा है और संसद की शक्ति जो है बढ़ रहा है। तो स्टुअर्ट काल में आकर के जिस प्रकार से गृह युद्ध का परिणाम हुआ, जिस प्रकार से गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम हुआ, इसने तय कर दिया कि अब संसद जो है राजा के ऊपर है, सर्वोच्च है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब अन्य
कई कारणों के वजह से भी हम इसकी सर्वोच्चता को स्थापित कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देखेंगे। एक तो 2 देख लिए, गृह युद्ध देखे, शानदार क्रांति देखे, उससे भी पता चला। उसके बाद क्या हुआ, संसद का अब कार्यकाल निश्चित हो गया। पहले कार्यकाल वो निश्चित था, पता ही नहीं चलता था उसकी कार्यकाल क्या है, क्योंकि सारा चीज राजा के मुट्ठी में होता था। अब सेना पर जो व्यय होगा, पहले राजा खुद निर्णय करता था कि सेना पर कितना व्यय करना है, सेना का युद्ध कहाँ होना है, किससे युद्ध करना है, किससे शांति करना है, किससे संधि करना है, ये सब राजा तय करता था। लेकिन सेना का वार्षिक व्यय जो है अब संसद तय करने लगा। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो राजा के हाथ में अधिकार था वो अधिकार संसद में आने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए, संसद जो है प्रतिवर्ष अधिवेशन होने लगा। प्रारंभ में ऐसा नहीं था, चूंकि संसद औचित्यहीन था, वो नाम मात्र का था, कठपुतली था राजा का। तो उस समय जो है अधिवेशन जैसी जो बात थी वो जो है निश्चित समय पर प्रतिवर्ष नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा। अच्छा, उत्तराधिकार का जो विषय था कि सम्राट का अगला उत्तराधिकार कौन होगा, पहले जो है वंशानुगत उत्तराधिकार ही था, तो राजा ही तय करता था उत्तराधिकार का सारे प्रश्न। लेकिन अब उत्तराधिकार के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए संसद आ गया। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि जो ट्यूडर काल में संसद में जो सुधार प्रारंभ हुआ था, स्टुअर्ट काल आते आते संसदीय प्रणाली सर्वोच्च हो गया, राजतंत्र के ऊपर आ गया। चलिए अब देखेंगे कि इतने साल तो संसदीय सुधार नहीं माना जाएगा ना। इसमें देखा जाएगा कि संसद में जिस प्रकार से आज देखते हैं कि संसद में क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल रहना चाहिए था। तो अब अगला जो चरण होगा वो मंत्रिमंडल का चरण होगा। तो सीरीज में भी लॉजिकल देखिए, सबसे पहले आप सुधार कीजिए, उसके बाद संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगा। और जब सर्वोच्च स्थापित हो जाएगा, संसद में जो अंग है कि मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था तीसरा पॉइंट होगा। तो तीसरा पॉइंट मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ पे मिलेगा, पहला वंश ट्यूडर, दूसरा वंश स्टुअर्ट और तीसरा वंश हनोवर। तो हनोवर में मंत्रिमंडल व्यवस्था आएगा। हनोवर का जो काल रहा 1714 से 1901। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि इस समय तक संसद पर्याप्त शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन जनतंत्र की स्थापना अभी तक संभव नहीं हो पाया था। वो स्वाभाविक बात है, इतना जल्दी जनतंत्र नहीं हो पाता, जन भागीदारी नहीं बढ़ पाता। तो अभी तक जितना जरूर हुआ था कि संसद शक्तिशाली हो गया था। राजा के अधीन संसद बिल्कुल अब नहीं रहा था, राजा पर कुशल नियंत्रण संसद का हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी आप लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसद के जो 2 पार्ट होते हैं, अगर राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो राज्यसभा और लोकसभा। तो वहाँ पे जो होता था लॉर्ड सभा एवं कॉमन सभा। आप मित्रों समझिए, लॉर्ड सभा जो है यहाँ के राज्यसभा के बराबर समझ लीजिए, और कॉमन सभा यहाँ का लोकसभा के बराबर समझिए। तो अब समझ में आएगा, उसको हम समझाएंगे। तो लॉर्ड सभा जो है जनतंत्र क्यों नहीं हुआ था, इस चीज़ को आप समझिए कि लॉर्ड सभा में बहुत ही इलाइट मेंबर, कुछ ही महत्वपूर्ण लोग जो है लॉर्ड सभा के सदस्य होते थे। और यदि इंग्लैंड का संसद जनतंत्रवादी हो जाता तो लॉर्ड सभा के सदस्यों का वर्चस्व, यूं कहें तो उसका विशेषाधिकार का हनन होता। तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था, इसलिए जनतंत्र जो है स्थापित अभी तक संभव नहीं हो पाया था। तो समझ में आ गया जनतंत्र क्यों नहीं संभव हो पाया था। अगला पॉइंट है कि कॉमन सभा का महत्व अभी भी कम था। कॉमन सभा हम क्या बताए, भारत के हिसाब से लोकसभा बताए। लोकसभा कब मजबूत होगा, लोकसभा में जितने जनता की भागीदारी होगा। जब जनता मताधिकार ही नहीं पाएगा, उसको चुन के भेजेगा ही नहीं सदस्य को, तो वो शक्तिशाली कैसे होगा। तो लोकसभा अर्थात ये जो है कॉमन सभा महत्वहीन था उस समय लॉर्ड सभा के सामने, क्योंकि सीमित मताधिकार उस समय मिला हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभी जो स्थिति है, भले संसद की शक्ति बढ़ा था, लेकिन लॉर्ड सभा जो है अभी भी अपनी शक्ति और विशेषाधिकार को बनाए रखा था, उसमें कुछ ही लोग था, और कॉमन सभा अभी भी महत्वहीन ही था। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान में 1714 से 1901 के बीच में ही बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में आर्थिक परिवर्तन हुआ, और साथ ही साथ इसका कारण था औद्योगिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति। और आप लोग इस बात से
अवगत है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, और वही इंग्लैंड के बारे में हम लोग अभी संसदीय सुधार के बारे में, उसी इंग्लैंड की संसदीय सुधार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस बीच में जैसे ही आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे एक नए वर्ग का जन्म हुआ, उसका नाम था मध्यम वर्ग, उसका नाम था मध्यम वर्ग। और ये मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसके पास पैसा भी था और जिसके पास दिमाग भी था, और किसी भी हालत में वो समाज में प्रतिष्ठा भी चाहता था, और सही ढंग सही पूर्वक मतलब ये कहें कि अच्छे से वो जीवन व्यतीत भी करना चाहता था पूरी प्रतिष्ठा के साथ। ठीक है मित्रों, तो ये मध्यम वर्ग एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया कि संसदीय सुधार आवश्यक है, और उसमें मताधिकार प्रणाली में सुधार आवश्यक है। इन्होंने इस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा कि लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों मिलकर मताधिकार प्रणाली को चेंज करें, यानी परिवर्तित करें, क्योंकि मताधिकार जो प्रणाली पहले था वो सीमित था। अब ये मताधिकार प्रणाली को ही चेंज करने के लिए लड़ने लगा कौन? मध्यम वर्ग। और दूसरी बात के लिए जो ये लड़ा वो इस बात के लिए लड़ा कि जो स्वरूप हो, संसद का जो स्वरूप हो वो जनतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है संसद का स्वरूप जो था वो कुछ ही लोगों के द्वारा नियंत्रित हो रहा था। अब जो है मध्यम वर्ग, यहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, ये मताधिकार का मांग करने लगा और संसद जनतंत्रवादी हो इसका वो मांग करने लगा। इसी बीच में इसी के सहयोग से आप देखेंगे कि 3 संसदीय सुधार आपको मिलेगा पढ़ने के लिए इंग्लैंड का। एक पहला हुआ 1832 ईस्वी का संसदीय सुधार, जिसमें कैबिनेट प्रणाली का जन्म हुआ। जिसमें क्या हुआ? कैबिनेट प्रणाली का जन्म हुआ। 1867 ईस्वी में यहाँ पे आपको मिलेगा कि 1867 ईस्वी के संसदीय सुधार प्रणाली में मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मताधिकार को 2 वर्गों में बांटा गया, शहरी श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। शहरी श्रमिकों को तो मताधिकार का अधिकार मिला, लेकिन ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिला। आगे हम लोग देखेंगे 1885 ईस्वी में, तो इसमें ये जो सुधार हुआ 1885 ईस्वी का जो अधिनियम आया, इसमें संसद को जनतंत्रवादी बना दिया गया। तो एक प्रकार से कहें कि संसद को जिस रूप में बनना था लगभग बन गया, लेकिन 1885 ईस्वी के अधिनियम तक स्त्रियों को अभी तक भी मताधिकार नहीं मिला था। तो मित्रों आप लोग देखिए, फिर से एक बार फ्रेम करके देखिए, ट्यूडर में सुधार, स्टुअर्ट में संसद की सर्वोच्चता, और हनोवर में मंत्रिमंडल की स्थापना हुआ। हनोवर में मंत्रिमंडल की स्थापना होने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि हनोवर जो राजवंश था उसके जो राजा थे वो विदेशी थे। ठीक है, तो वो जब राजा विदेशी थे तो स्वाभाविक बात था कि उसको मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना या मंत्रिमंडल में शामिल होना, उसके साथ काम करना, उससे ज़्यादा उसको कोई ताल्लुकात नहीं था। इसीलिए अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को ही वो सारा काम सौंप दिया। कौन? हनोवर राजवंश। और वही मंत्री जो विश्वास पात्र मंत्री हुआ वो प्रधानमंत्री के रूप में आगे चलकर बना। तो ये इसका कंसेप्ट था कि क्यों इसके समय में, अगर ये क्वेश्चन लॉजिकल पूछ दिया जाए इंटरव्यू में कि हनोवर काल में मंत्रिमंडल का विकास क्यों हो पाया, तो इसका सही माकूल यही आंसर है कि हनोवर राजवंश के जो राजा थे वो विदेशी थे, वो जर्मन थे। तो उनको यहाँ पे मंत्रियों के मीटिंग में जाने आने का कोई ताल्लुका ज़्यादा था नहीं, तो उन्होंने एक विश्वास पात्र लोगों को रखा, मंत्री को रखा, जो उसका सारा कार्यभार देखता था। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा को करनी होती थी तो भी वो नहीं जाते थे। तो इस प्रकार से एक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुआ, एक अवसर था कि मंत्रिमंडल का विकास इसके काल में हो पाए। ठीक है मित्रों, तो अब इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया। और यहाँ प्रधानमंत्री भी किस प्रकार से आप देखें कि जो विश्वास पात्र मंत्री था वो आगे चल कर के प्रधानमंत्री का रूप धारण कर लिया, ये भी आप लोग देख लिए। चलिए अब देखेंगे, आपको अभी बताए थे कि 2 अंग था संसद का, एक कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। अब कॉमन सभा, चूंकि कॉमन सभा जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे वो शक्तिशाली होना चाहिए। और आज भी आप लोग देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, लोकसभा राज्यसभा से कई मामले में शक्तिशाली है। तो कॉमन सभा भी सर्वोच्च होना चाहिए, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग वही पढ़ेंगे।
पहले हम देखें सुधार, उसके बाद देखें संसद की सर्वोच्चता, तीसरे नंबर पर देखें मंत्रिमंडल का विकास, प्रधानमंत्री की अवधारणा। अब देखेंगे कॉमन सभा कैसे जो है सर्वोच्च हो गया। तो देखिए 1911 ईस्वी में एक संसदीय अधिनियम आया। यहाँ पे उस अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान किए गए जो कि लॉर्ड सभा की शक्ति को कम कर दिया गया और कॉमन सभा की शक्ति को उसके ऊपर थोप दिया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको हम बता दें, जैसे कोई वित्तीय मामला हो तो वित्तीय मामला को छोड़ करके कोई ऐसा विधेयक लॉर्ड सभा 2 साल से ज़्यादा रोक नहीं सकता है। तो पहले लॉर्ड सभा के पास पूरा ताकत था कि कोई विधेयक को अपने पास रोके रहेगा, अनंत काल तक रोके रहेगा, तो कॉमन सभा का कोई औचित्य रहा क्या? नहीं। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी विधेयक लॉर्ड सभा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही डिले कर सकता है। किस चीज़ को छोड़ करके? वित्तीय मामला को छोड़ करके बात हो रही है। और अगर कॉमन सभा उसी विधेयक को 2 साल के अंदर अगर 3 बार पारित कर देता है तो लॉर्ड सभा को उस विधेयक को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कई चीज़ों में हम भारत में भी देखते हैं कि राज्यसभा का जो अधिकार है 14 दिनों के लिए होता है। कई विधेयक पर हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो 14 दिन तक ही राज्यसभा को रोकने का शक्ति है, उसके बाद वो लोकसभा को वापस करेगा। या किसी ऐसे विधेयक पर जो लोकसभा और राज्यसभा रोकता है और लोकसभा उसमें पुनः कानून बनाता है तो राज्यसभा को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वही स्थिति यहाँ पे हो गया कि लॉर्ड सभा का स्थिति अब जो है कॉमन सभा से नीचे आ गया। ठीक है, चलिए ये सारा होने के बाद एक ही चीज़ बच गया संसदीय प्रणाली के लिए। ये सारे चीज़ कब होंगे, मंत्रिमंडल कब होंगे? जबकि दलीय व्यवस्था होगा, वहाँ पे दल होंगे। तो चलिए दलीय व्यवस्था का हम लोग आगाज देखते हैं। तो यदि अगर हम दलीय व्यवस्था का आगाज इंग्लैंड की परिप्रेक्ष्य में देखें तो चार्ल्स प्रथम जो स्टुअर्ट काल का था उसके समय में जो वहाँ के जो दरबारी थे 2 भाग में बट गए। वो धर्म के आधार पर बटा था, उसको एक कैवेलियर बोला गया और दूसरे को राउंड हेड बोला गया। कैवेलियर जो राजा का पक्षधर था और राउंड हेड जो संसद का पक्षधर था। तो यहीं से एक प्रकार से कह सकते हैं दलबाजी या गुटबाजी प्रारंभ हुआ और दल की अवधारणा इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। अगला चरण हम लोग देखते हैं चार्ल्स सेकेंड के समय में। ठीक है, चार्ल्स सेकेंड के समय में 2 दल मिले, 2 दल हुए, एक हुआ व्हिग और दूसरा हुआ टोरी। व्हिग दल जो था पुनः वो संसद का समर्थन करता था और टोरी जो था वो राजा का समर्थक था। तो देखिए यही व्हिग जो है, जो शुरू में व्हिग है, आगे चल करके ये लिबरल पार्टी बना और ये टोरी जो है, टोरी दल जो है आगे चल करके कंजर्वेटिव पार्टी बना। आज भी आपको इंग्लैंड में ये दोनों पार्टी मिलता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुआ, बड़े पैमाने पर श्रमिक हुए, अपने अधिकार को, अपनी प्रिविलेज को लेने के लिए लड़ाई लड़ने का जो काम किया, उससे एक दल का निर्माण हुआ जिसका नाम था लेबर पार्टी। ठीक है, तो 1906 ईस्वी में लेबर पार्टी की स्थापना हुआ। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में दलीय प्रणाली भी संपन्न हो गया। मित्रों आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, यही लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का ही प्रधानमंत्री था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि संसदीय प्रणाली इंग्लैंड का जो था, संसदीय प्रणाली का जो सुधार हुआ वो बहुत ही अनोखा और वो द्वितीय था। यह इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी प्रणाली में परिवर्तन बिना किसी हिंसा के हुआ। और हम लोग कैसे देखें? बहुत आसानी से देखें। हम लोग ये देखें कि ट्यूडर काल में सुधार हुआ, स्टुअर्ट काल में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुआ, हनोवर काल में मंत्रिमंडल की स्थापना हुआ और उसके बाद मंत्रिमंडल जब हो जाएंगे तो उसके बाद जरूर कॉमन सभा या लोकसभा का हम अगर ध्यान देंगे तो याद रहेगा, लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित हुआ और अंत में हम लोग दलीय व्यवस्था को संपन्न करके हम लोग देखें कि इंग्लैंड का संसदीय प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन हो गया बिना किसी हिंसा के। तो मित्रों मुझे आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके काफ़ी खुश हुए होंगे और अच्छा लगा होगा और सारी समझ जो है, जो आपको हम समझाना चाह रहे थे, आप समझ गए होंगे। मित्रों इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें
और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।